बार फिर से आप तो हमारे साथ संवाद का जो सिलसिला चल रहा है, 3 सत्र पूरे हो चुके, अब हम अंतिम सत्र में हैं और अंतिम सत्र में हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो वर्तमान भी है और जिसको लेकर भविष्य की उम्मीदें भी समर्थकों को बहुत हैं, क्योंकि उनके पास अपने परिवार की बड़ी उत्कृष्ट विरासत रही। राहुल लोधी जी उमा भारती जी के भतीजे हैं, तो उन उमा भारती का भतीजा होना कोई बड़ी बात नहीं है जो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। उन उमा भारती का भी भतीजा होना बड़ी बात नहीं है जो केंद्र में मंत्री रही हैं। उन उमा भारती का भी भतीजा होना कोई बड़ी बात नहीं है जो कई बार विधायक या सांसद रही हैं। उन उमा भारती का भतीजा होना बड़ी बात है जो एक विद्वान है, जो एक विदुषी है और जिन्होंने अपनी विद्वता से इस पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है। तो एक बार जोरदार तालियां उमा भारती जी के लिए और उसके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो टीकमगढ़ है, इसकी अपनी एक शहर की, इस अंचल की अपनी एक गरिमा है। यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लाइव देखा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप उस गरिमा को इस सदन में बना के रखेंगे जिससे टीकमगढ़ की छवि पूरे प्रदेश में एक गरिमामय शहर के तौर पर स्थापित हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने शहर को गर्व का विषय बनाएंगे, ना कि उपहास का विषय बनाएंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और सवाल की शुरुआत इसी बात से है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी को इस अंचल ने बड़ी मोहब्बत दी। 5 सीटें होती थी टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत, जिसमें से अब विभाजित होकर निवाड़ी हो गया। 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। बाद में उपचुनाव हुआ तो 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई। यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को या प्रदेश के नेतृत्व को इस बात से बहुत नाराजगी हो गई क्या? यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मंत्रिमंडल में आप में से कोई दिखा नहीं, तो लगा जनता ने कोई गलती कर दी कि इतनी मोहब्बत आपको दे दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश का नेतृत्व तो इस बात से खुश है कि बुंदेलखंड में, टीकमगढ़ जिले में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस बात से तो बहुत खुशी है उनको। और मंत्री पद भी हमेशा बुंदेलखंड को मिलता है, प्राथमिकता के आधार पर मिलता है। पिछली बार हरिशंकर खटीक जी यहाँ मंत्री रहे, हरिशंकर खटीक जी को मिला। और उसके बाद अभी सांसद हमारे बीरेन खटीक जी, उन्होंने तो मोदी जी को शपथ दिलाई थी केंद्र में, उसके बाद उनको केंद्र में मंत्री बनाया। तो ऐसा नहीं कि बुंदेलखंड को प्राथमिकता नहीं मिलती, बुंदेलखंड को बीरेन खटीक जी के माध्यम से इतनी बड़ी प्राथमिकता मिली है। तो मैं तो केंद्रीय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बीरेन खटीक जी को केंद्र में मंत्री बनाकर अपने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए। तो जनता भी अभिभूत रहे, ठीक है। वोट भी केंद्र के स्तर पर जब लोकसभा का चुनाव होगा तो भाजपा को दे देंगे। प्रदेश के स्तर पर देने की जरूरत क्या है भारतीय जनता पार्टी को, जब भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत के बाद एक मंत्री पद तक आपके जिले को नहीं दे सकती? क्या ख्याल है? जनता को ये फैसला लेना चाहिए। केंद्र की और प्रदेश की बात नहीं है जी। पिछली बार प्रदेश में हरिशंकर खटीक जी को मौका मिला था। क्या गुनाह किया था हरिशंकर खटीक ने? मैं सीधा सवाल करता हूं, क्या ऐसा किया था हरिशंकर खटीक ने जो इस बार जीतने के बाद भी पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाना ठीक नहीं समझा? और उन्हें तो क्या, आप में से किसी को भी बनाना ठीक नहीं समझा? किया क्या था उन्होंने? नहीं, गुनाह किसी ने नहीं किया था। गुनाह क्यों करेंगे? वो तो जीत के लोग आए। पार्टी का सबसे अच्छा काम तो विधायक का मुख्य काम होता है कि विधायक बन के जीत के आए और पार्टी को सरकार बनाने में सहयोग करे। तो हम सब ने सरकार बनाने में सहयोग किया पार्टी को। और वे पार्टी ये देखती है कि किसको प्राथमिकता दी जाए, तो वो तो उच्च स्तर वाली बात है, उनका मामला है। जिसको हो सकता है पहली बार किसी को प्राथमिकता दी हो, पिछली बार किसी को नहीं दी हो, इस बार दे दी हो, तो वो तो अलग अलग चीजें हैं दोनों। तो राहुल जी, आपको नहीं लगता कि इस बार जरा भारी पड़ेगा जब आप लोग जाएंगे अभी 4 महीने बाद जनता के बीच में? तो जनता कहेगी नहीं, पार्टी में आपकी बखत तो है नहीं, इतने वोटों से जिताते हैं तो भी कुछ तो कर नहीं पाते हैं। आपको नहीं लगता पार्टी आपके साथ चुनौती कुछ ज्यादा बढ़ा रही है? कांग्रेस कम चुनौती है, भाजपा ही अपने आप में बड़ी चुनौती है।
जनता ये नहीं बोलती कि आपको विधायक बनाया, जनता ये बोलती है। लेकिन मंत्री क्यों नहीं बनाया ये नहीं बोलती जनता। जनता तो ये चाहती कि हमारे विधानसभा का विकास हो, बुंदेलखंड का विकास हो, लोग आराम से शांति से रहें, अपने अपने रोजगार के माध्यम से रोजगार करें, आगे बढ़ें, उनके बच्चे आगे पढ़ें, विकास हो। जनता विकास चाहती है, मंत्री पद चाहना तो अलग सेकेंडरी चीज है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई, जनता विकास चाहती है। तो चलो विकास पे बात करते हैं। वो क्या है, प्रदेश में आजकल बताया जाता है कि मध्य प्रदेश जो है ना, वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश हो गया है, यानी सोने जैसा मध्य प्रदेश हो गया है। और उस सोने जैसे मध्य प्रदेश में जो टीकमगढ़ है, उसको राहुल लोधी क्या देखते हैं? सोना है, वाकई सोने जैसा बन गया, चांदी है, पीतल है, गिलट है, लोहा है, या निरा मिट्टी रह गया है? टीकमगढ़ उस स्वर्णिम मध्य प्रदेश की होड़ में कहां खड़ा है? क्या कुछ हो गया टीकमगढ़ में? देखिए, पहली बात तो विकास की तुलना ये सोने, चांदी, लोहे, हीरे मोती से नहीं करना चाहिए। आप भी अपने जीवन में जब विकास करते हैं तो पहले कुछ स्तर होता है आपका, फिर आप बड़े होते हैं, फिर आप और आगे आते हैं, तो धीरे धीरे विकास होता है। उसकी तुलना ये नहीं करते ना आप कि पहले आप चांदी थे, पहले लोहा थे, फिर सोना हो गए, फिर हीरा, ये नहीं होता। विकास से मतलब है कि अभी जब राकेश गिरी जी का सेशन चल रहा था, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। ये जितना आपने ज्ञान मुझे दिया ना कि देखो विकास ऐसे नहीं देखा जाता, ऐसा आपने शिवराज जी को नहीं बताया। वो क्यों बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सोने जैसा हो गया? हमने पूछ लिया भाई टीकमगढ़ सोने जैसा हो गया क्या? तो आपने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं देखा जाता। भारतीय जनता पार्टी तो कम बता रही। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हम लोग को बोलते हैं कि हम जितना कर रहे हैं वो नीचे तक तो पहुंचाइए आप लोग जी। वो तो जितना काम करेंगे हम, वो तो बताना ही चाहिए। लोगों को पता तो होना चाहिए, गांव गांव में जाके लोगों को ये पता होना चाहिए, गांव वाले को, कि ये मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ में आ रहा है। नहीं तो हमारे खरगापुर कुड़ीला वालों को पता ही नहीं चलेगा कि मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। कम से कम उनको ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इतने काम हुए, तो बताना चाहिए। इसमें तो कोई गलत बात नहीं, जितना काम करो उतना बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2003 से मध्य प्रदेश में कुल 15 महीने के लिए बीच में आ गई एक्सीडेंटली कांग्रेस की, और अभी तक कागज पे मेडिकल कॉलेज आया। लोगों को खुश हो जाना चाहिए, लोगों को ताली बजानी चाहिए। हाँ, और लोग खुश हैं तो बजाएं ताली। ताली बजाना चाहिए, जोरदार तालियां बजाइए सब लोग। क्या होता है, जब कोई चीज कागज पे आएगी तभी तो फिर आगे बढ़ेगी, बिना कागज में कैसे आगे बढ़ जाएगी? 20 साल में कागज पे आई, कागज पे तो जमीन पे कितने साल में? कागज पे ऐसे नहीं आई, उसकी भी पूरी कहानी है जी। यहाँ का जो हम लोग जो सभी विधायक, जिलाध्यक्ष जी, हम लोग का जो प्रतिनिधि मंडल जो दल है हम लोग का समन्वय समिति, उस समन्वय समिति की बैठक हुई थी भोपाल में। सीएम साहब ने बैठक ली थी। हमारे प्रदेश के प्रभारी जो है मध्य प्रदेश के मुरलीधर राव जी अब टीकमगढ़ आए थे, तो पूरा उन्होंने दौरा किया। उस दौरे में जो कंक्लूजन निकल के आया था, उन्होंने जाते जाते पूछा था कि ये क्षेत्र की, अपने टीकमगढ़ जिले की सबसे बड़ी मांग क्या है? तो हम सब ने बोला था कि मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना है, इसकी मांग चल रही। तो समन्वय समिति की जब सीएम साहब की बैठक हुई थी, तो हम लोग सब ने, और मुरलीधर राव जी ने, हमारे विश्वास सारंग जी ने और सांसद जी ने, सब ने यही बात रखी थी कि भाई साहब एक ही बात है खाली, और मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कर दीजिए आप। तो उन्होंने सैंक्शन किया। आप सैंक्शन किया, फ्लोर पे तो आ ही गया, जमीन पे भी आ जाएगा कुछ दिन बाद। हम चुनाव के पहले उसका भूमि पूजन करके और प्रयास करेंगे कि टेंडर लग जाए उसका जल्दी जल्दी। तो राहुल जी, जब तक कोई सोचेंगे नहीं। आपने सोचा होगा ना कि टीकमगढ़ जाके संवाद का कार्यक्रम करें, तभी तो किया आपने संवाद का कार्यक्रम। लेकिन हमने 20 साल नहीं लिए कार्यक्रम करने के, 4 दिन पहले सोचा और आ गए। आप इसके पहले तो टीकमगढ़ आए नहीं संवाद का कार्यक्रम करने, तो पहले आपने सोचा होगा, जैसे हम लोगों ने वैसे सोचा, सीएम साहब ने सोचा, और ये इसको चरितार्थ करने में हम लोग सब लग जाएंगे, अब बनेगा। और हम लोग की ये मंशा है कि विधानसभा चुनाव के पहले उसका भूमि पूजन। अच्छा, आप जो बार बार बता रहे हैं कि वो जो है ना, भोपाल में समन्वय समिति की बैठक हुई और उसमें हमने सबने मिलकर ये बात रखी, लेकिन मीडिया में तो समन्वय की बैठक कुछ दूसरी आती है। बोले यहाँ पर एक दूसरे के सिर फोड़ रहे थे तो भोपाल बुलाए गए थे, भैया एक दूसरे के सिर मत फोड़ो, कपड़े मत फाड़ो, इसलिए बुलाए गए। वो तो मीडिया वाले क्या है, कयास लगाते हैं। वो तो क्या है, कयास लगाने की। अच्छा, वीडियो भी जबरदस्ती बना लेते। क्या है, अब समन्वय, उसका समिति का नाम रखा है समन्वय, तो लोग अपने आप उसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि समन्वय बना रहे होंगे इन लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अपने जिले के मुख्य मुद्दे हैं उनको लेके और सारी चर्चाएं हुई, उसमें बहुत सारी और भी चीजें थी
जो चीज नहीं हो पा रही थी वो सारी चीजें आई और उस पर आगे बातचीत हुई, इस पे काम होगा। पर आपसे सीधा सवाल है, पार्टी बड़ी परेशान थी भाई, भोपाल में बैठी हुई है, टीकमगढ़ में हो क्या रहा है? सब एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाए रहते हैं, तो तलवारें म्यान में रख दी, अभी भी बाहर निकली हुई है। नहीं, तलवारें तो निकली नहीं थी। तलवार अब देखिए, जितनी बड़ी पार्टी, जितना बड़ा परिवार, उतनी तो खींचातान तो होती है। जितना बड़ा परिवार होगा सभी भाइयों में एक साथ तो सुलह रहती नहीं है, कुछ ना कुछ नोक झोंक तो होती रहती है। ऐसी हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहेगी, उसमें क्या फर्क पड़ता है अपन को? तो मतलब अभी भी उम्मीद रखें ऐसी नोक झोंक दिखती रहेगी। लेकिन जब परिवार में झगड़ा होता है तो सब संगठित हो जाते हैं। जी। ऐसी हमारी पार्टी है, जब पार्टी चुनाव में जाएगी तो सब संगठित होकर एक आदमी जिसको टिकट मिलेगा, जिस एक आदमी को टिकट मिलेगा उसके लिए सब प्रचार करेंगे। किसी एक आदमी को टिकट मिलेगा तो उसमें राहुल लोधी अपने आप को कहां देख रहे हैं? मैं तो सबसे पहले देख रहा हूं, जो टिकट मांगने वाले होते हैं तो सबसे पहले अपने को नंबर 1 रखते हैं। हर आदमी रखता है नंबर 1। तो राकेश गिरी जी हमारे साथ में, राकेश गिरी जी अंतिम पे रख रहे थे अपने आप को भाई। मैं वो तो देखिए अपनी अपनी सोच है। मेरा ये मानना है कि जितने लोग टिकट मांगते होंगे चुनाव के लिए, वो अपने को आपको सबसे प्रतिभाशाली, तो आप अपने आप को नंबर 1 पे रख रहे हैं, किस बुनियाद पे रख रहे हैं? उमा भारती के भतीजे हैं इसलिए नंबर 1 पे रख रहे हैं? या 5 साल में ऐसा कुछ किया है जिसके तहत राहुल लोधी कह रहे हैं मैं नंबर 1 पर हूं? थोड़ा बताइए ना। देखिए, बुआ का आशीर्वाद तो हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, और हमेशा बुआ के आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमारी खरगापुर और पूरा टीकमगढ़ जिला बुआ के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगा। मैं ये मानता हूं कि जब से मैं आया हूं विधायक, जब से मैं बना, 1.5 साल तो कांग्रेस वाले खा गए, बर्बाद कर दिया कांग्रेस वालों ने। उसके बाद 2 साल कोरोना काल आया, तो समझ लीजिए 3.5 साल हमारे बर्बाद हो गए। अब बचे 1.5 साल। 1.5 साल ने हमने इतना काम कर दिया है, इतना कर दिया कि पिछले 20 साल में नहीं हुआ है काम। और गिनवाने के लिए बोलेंगे तो अभी गिनवाना शुरू कर दूंगा मैं। नहीं, बहुत जरूरी है, गिनवाइए भाई। देखिए, सबसे मुख्य मांग थी कोविड के समय मेरे यहाँ खरगापुर विधानसभा में, जब कोविड फैला था तो हमारे यहाँ खरगापुर में हॉस्पिटल नहीं था, मतलब अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, पुराना हो गया था। तो मैंने सीएम साहब से निवेदन किया, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल सैंक्शन हो गया, उसका काम चालू हो गया। 9.5 करोड़ का अस्पताल बनना शुरू हो गया है। खरगापुर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां 2 सीएम राइस स्कूल आ गए हैं। 2, हर विधानसभा में 1-1 सीएम राइस आए हैं, खरगापुर में 2 आया है। बलदेवगढ़ बाईपास की मांग, आप इधर से आए होंगे या लोग तो आते ही रहते हैं, बलदेवगढ़ में बाईपास की बहुत समय से मांग चल रही थी, क्योंकि अगर 2 गाड़ियां भी जाएं तो फंस जाती गाड़ियां वहां। तो हम लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे। तो बलदेवगढ़ बाईपास का टेंडर लग गया है, 17.5 करोड़ रुपए का सैंक्शन हो गया है, और वो टेंडर लग चुका है, 1 महीने में उसका भी काम चालू हो जाएगा। मेरे खरगापुर विधानसभा में ITI कॉलेज नहीं था, बाकी सब विधानसभाओं में था, खरगापुर में नहीं था। तो हमने 13.5 करोड़ का ITI कॉलेज पलेरा में सीएम साहब से निवेदन किया, 1 हफ्ते के अंदर सीएम साहब से सैंक्शन किया, और 10 दिन के अंदर उसका टेंडर लग गया था, आधे से ज्यादा काम हो गया है। बहुत सारे ऐसे काम है जो लगातार हो रहे हैं। अभी नल जल योजना का, एक वो बताइए, नल जल योजना में जो टीकमगढ़ जिले में सारा सुजारा का जो पानी आया है, उसमें हमारे खरगापुर विधानसभा में जो गांव छूट गए थे 134-35 के आसपास, उसमें भी सुजारा से पानी लाने की पास हो गया है वो। एक बार बताओ, खरगापुर में आपने इतना सब कुछ कर दिया, पर ये आपके पोस्टर बैनर बड़ा मलहरा में बहुत दिखते हैं, क्या वजह है भाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा मलहरा की तो कोई नाम ही नहीं है। हम जितना मेहनत जहां आदमी कर रहा है, जहां जमीन बना रहा है, वहीं से चुनाव लड़ेगा। बाकी नाम तो हर जगह उठता है, विरोधी लोग ही उठा देते हैं कि वो तो यहाँ रहेंगे नहीं, वहां चले जाएंगे। जब मैं दिल्ली से आया था और चुनाव लड़ा मैं, तो सब लोगों ने प्रचार किया कि ये तो चुनाव जीतेंगे या लड़ेंगे, जो भी होगा, ये तो जीत के हार के दिल्ली चले जाएंगे जी। तो उसके बाद मैं तो दिल्ली गया ही नहीं, उसके बाद लौट के फिर दिल्ली सब यही काम हुआ। तो मतलब भ्रमित करने का, जो जनता है उसको भ्रमित करने का ये पैंतरा है। नहीं, तो हमने तो आपसे सीधे पूछ लिया ना, कोई भ्रम ना रहे, तो हमने एकदम भ्रम नहीं है। खरगापुर विधानसभा लड़े थे और खरगापुर से ही लड़ेंगे दोबारा। तो भाई राहुल लोधी एलानिया कह रहे हैं अगर लड़ेंगे तो खरगापुर से ही लड़ेंगे।
हम तो मानते थे आप नहीं, पार्टी अगर आपने जोड़ा है, हमने जोड़ा था, लड़ेंगे क्या तो अगर कहाँ से आ गया? अच्छा आप बोलिए। हमने बोला खरगापुर विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब पार्टी का फैसला कोई मायने नहीं रखता, पार्टी नहीं, टिकट दे ना दे, राहुल लोधी ने कह दिया है कि मैं तो खरगापुर से चुनाव लड़ूंगा। हाँ, जनता जहाँ से बोलेगी वहीं से लड़ूंगा मैं तो। मतलब वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो कोई पार्टी है, पार्टी जनता से सर्वे कराती है जी। पार्टी का 3-4 सर्वे हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट भी गई, हम लोग की समीक्षा भी हो गई। तो मेरे पास जो समीक्षा होके आई है, पार्टी की तरफ से भी जो हिंट हुआ, मेरे को यही हुआ है कि खरगापुर से ही लड़ना है मेरे को। तो कुल मिला के खड़गापुर से लड़ेंगे राहुल लोधी जी। राहुल लोधी जी अभी आप बता रहे थे कि बुआ जी का आशीर्वाद। एक सवाल है, रोल मॉडल कौन है आपका? रोल मॉडल कौन है, बुआ जी या मामा जी? रोल मॉडल तो बुआ है। रोल मॉडल बुआ है। और भाजपा को बुआ ने जो 9 महीने, बुआ की जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 9 महीने, और बाकी मैं बुआ के साथ इतने लंबे समय से रहा हूं, उनसे जो सीखने को मेरे को मिला आज तक, उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूं। और उनका सबसे बड़ा मुद्दा था, वो चाहते कि बुंदेलखंड से जो सामंतशाही थी बुंदेलखंड में, वो सामंतशाही कम हो बुंदेलखंड से। और वो जब राजनीति में जिस समय आई थी, उस समय इतनी ज्यादा सामंतशाही थी यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को रात में छुप के बैनर लगाने जाना पड़ता था। पहले वो गोंद से बैनर लगाते थे, एक डब्बा रहता था हाथ में और गोंद से लगाते थे, तो वो रात में गोंद से छुप के बैनर लगाने जाते थे। तो उस समय के आतंक को बुआ ने कम किया, पूरा सब ठीक किया। और सबसे बड़ा काम तो यहाँ पर जो पिछड़ा था बुंदेलखंड, रेल लाइन नहीं थी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुआ लाई यहाँ, और फिर रेल लाइन यहाँ लाई, तो उससे विकास के सारे रास्ते खुल गए। और उसी में उन्होंने जो काम, छोटे छोटे जो काम बच गए हैं, वो जो नहीं कर पाई या समय नहीं मिल पाया, वो उसको काम को करने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं कर रहा हूँ बस। आपने सामंतशाही से मुक्ति दिलाई, आप बता रहे हैं उस समय पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की हालत ये थी कि रात के अंधेरे में पोस्टर लगाते थे, पहले गोंद लगाते थे, फिर पोस्टर लगाते थे। अब क्या कांग्रेसियों की आपने ऐसी हालत कर दी है? वो लोग नहीं, हम लोग दबाव की भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति कहाँ करती है? फिर दबाव की राजनीति तो है ही नहीं, सब खुला चल रहा है, जिसको विरोध करना है विरोध करो। हम लोग तो प्यार मोहब्बत से जो वोट मांगने जाते हैं वो वोट मांगते हैं। यही तो कांग्रेस का आरोप रहता है, सब कुछ खुला चल रहा है। देखो पटवारी में भी खुला हो गया। नहीं, ऐसी बात, वो तो आप कहीं किसी बात को कहीं जोड़ दें तो उससे कुछ मतलब नहीं है। वो जनता को तो हम लोग खाली विकास के नाम पे और जो हम लोगों ने काम किया, जो सरकार ने काम किया, उसके नाम पे वोट मांगने जाएंगे। अच्छा, मामा जी को क्या मान रहे हैं आप? पार्टी के लिए लायबिलिटी है या एसेट्स है? पार्टी के एसेट्स है मामा जी। पार्टी को आगे बढ़ाने में, भारतीय जनता पार्टी को इस शिखर में लाने में, पिछड़ा बीमारू राज्य से निकाल के विकसित राज्य बनाने में मामा जी का पूरा योगदान है। उन्हीं के आशीर्वाद से इतना काम हो रहा है। अभी लाडली बहना योजना जो लाए, वो पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं है कि हमारी बहनों को हर महीने 1000 रुपए मिल रहे हो, और हो सकता है वो आगे भी बढ़े। और भी बहुत सारी योजनाएं जो उनसे मांगो वो तुरंत दे देते हैं। वो कमलनाथ जी की सरकार थी 1.5 साल, तो वो तो पैसा नहीं है बोलते थे। मामा जी से जो मांगो तुरंत। अच्छा, एक बात बताओ, वो सारी बहनों को सब कुछ दे देते हैं और जो उनकी बड़ी बहन है उनके संदर्भ में क्या करते हैं? नहीं, बुआ की बहुत, देखिए हर जगह जब भी मामा जी का कार्यक्रम या कोई भी वो उनका जो भी योजना होती है उनकी, जैसे लाडली बहना योजना जब लॉन्च होनी थी पहले दिन, तो सबसे पहले बुआ का आशीर्वाद लेने गए थे वो। और बुआ ने जो इसमें खुश है राहुल जी, बुआ का आशीर्वाद लेने के बाद फिर वो कार्यक्रम में गए थे वहां। तो कुल मिला के आप बुआ जी आशीर्वाद ही दें और कुछ नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बुआ ने जो शराब के नीति के लिए बोला था माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि ये जितने अहाते हैं, जो अहाते बंद होने चाहिए, मंदिर मस्जिद और स्कूलों के पास जो शराब की दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए, नई नीति आनी चाहिए। तो वो नई नीति उन्हीं के हिसाब से लाए, उनकी सहमति से लाए, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। अब सर पार्टी जिसको मौका दे रही है वो काम कर रहा है, सबसे समन्वय बना के काम कर रहे हैं, बस ये। एक बात बताएं, पिछले चुनाव के समय पे प्रदेश के वातावरण से उलट टीकमगढ़ जिले का नतीजा था। इस बार क्या उम्मीद करें? दिग्विजय सिंह उन सीटों पर काम कर रहे हैं जहां कांग्रेस लंबे समय से जीत नहीं पा रही। कांग्रेस की चुनौती को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं आप? आप किसी भी नेता से पूछेंगे कि कितनी, हम तो आपसे पूछेंगे तो जो वो तो सारी सीटें जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, सारी सीटें जितनी है उतनी जीतेंगे हम।
कोई भी नेता से अगर आप ये पूछेंगे कि आप कितनी सीट जीत रहे हैं, तो 2018 में क्या हो गया था आप लोगों को? हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम तो सारी पूरी 5 की 5 सीटें जीते और पूरे हमारे दोबारा सरकार बने और सरकार बनके और हम फिर से। देखिए, अभी आपके एक समर्थक ने बताया कि देखो, आप राहुल लोधी जी से बात कर रहे हो ना, ये टीकमगढ़ जिले के नेता नहीं है, पूरे प्रदेश के नेता हैं। तो हम आपसे पूरे प्रदेश की भी बात करेंगे और आपसे ये समझना चाहेंगे कि मामा जी तो एसेट्स हैं पार्टी के, ऐसे एसेट्स के होते हुए लाले पड़ गए थे 2018 में आपको चुनाव में बहुमत पाने के। अभी तक आरोप लगता है सौदेबाजी की सरकार चल रही है। तो 2023 में ऐसे हालात ना बने, इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जनता के मन में क्या रहता है ये पता नहीं रहता किसी को, और जनता ने पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। हमारा वोट परसेंटेज ज्यादा था, आप लोग को भी पता होगा, लेकिन तो सीटें भले कम हो गई। उसे भी संशोधित कर देता हूं, वो वोट परसेंटेज ज्यादा कुछ नहीं था। कांग्रेस ने 229 सीटों पर टिकट देकर चुनाव लड़ा था, अपने चिन्ह पर एक समझौते में दी थी, तो कुल मिलाकर उतना ही अंतर था। नहीं, उतना। और अगर आप और आपसे जानना चाहता हूं राहुल लोधी जी, एक और बात राहुल जी, आपसे जानना चाहता हूं, खुश हैं आप इस बात में कि भाई वोट ज्यादा मिलने चाहिए, इससे भले ही हमारी कांग्रेस के मुकाबले कम रह जाए? नहीं, तो उसको सुधारेंगे, उसको सुधारेंगे। इसीलिए हम लोगों ने भी बोला था कि पिछली बार जो कमी रह गई थी, क्या वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी, छतरपुर जैसे जिला है हमारा नजदीक का, छतरपुर जिले में ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा कमी रह गई थी, वो सब इस बार जो सर्वे, इसीलिए 3-4 बार चौथा सर्वे हो गया हम लोग का सबका जी। तो सर्वे के आधार पे जो भी जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको टिकट दिया जाएगा और सब जीत के आएंगे दोबारा। तो सरकार बनेगी। ठीक नहीं बांटे थे इसलिए गड़बड़ हो गई, मेरा ऐसा मानना है। अब बाकी जो भी हुआ अब उसके बारे में क्या कह सकता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि छतरपुर जिले में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पाया था। एक और विषय जो टीकमगढ़ के संदर्भ में, हालांकि आपने विकास के संदर्भ में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि विकसित मध्य प्रदेश हो रहा है उसमें टीकमगढ़ कहां खड़ा है, पर टीकमगढ़ में किसानों का बहुतायत है। टीकमगढ़ का किसान कहां खड़ा है? समृद्धि आ गई, आय दुगनी होनी थी, हो गई सब। टीकमगढ़ का बताएं? हाँ, टीकमगढ़ का किसान जो है अगले 10 साल बाद ये पंजाब और हरियाणा को फेल कर देगा टीकमगढ़ का। जब यहाँ सुजारा से जो हम सुजारा बांध आने के पहले जो यहाँ 40,000 रुपए एकड़ में जमीन मिलती थी, पथरीला इलाका था पूरा, मेरे आधे से ज्यादा खरगापुर विधानसभा का था, आज वो 5-5 लाख रुपए एकड़ हो गया, पूरे एकदम हर कोई कोना नहीं बचा जहाँ खेती नहीं हो रही। और जब केन बेतवा आ जाएगी तो पूरा हमारा टीकमगढ़ जिला और निवाड़ी और आगे कहां तक पानी पहुंच जाएगा, पानी की कहीं कमी नहीं रहेगी। और जो ये बुंदेलखंड को सूखाग्रस्त लोग मानते हैं वो सब उससे निजात हो जाएगी और हमारा जो किसान है वो 3-3 फसलें आराम से ले पाएगा। तो अभी 10 साल और इंतजार करें। अब वो प्रोजेक्ट केन बेतवा जैसे चालू हुआ है तो टाइम तो लगेगा उसमें आने में। कोई भी अब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा। अब उतना बड़ा डैम है उसको बनने में टाइम लगेगा, नहरें बनेंगी, उसमें तालाब बनेंगे, जाल बिछेगा, उसमें समय लगेगा थोड़ा समय लगेगा, पर हमारे पास समय कम है। लेकिन जनता तो ये देख रही है, टीकमगढ़ की जनता देख रही है कि सुजारा बांध आया, उससे कितना फायदा हो गया लोगों को। ऐसी उनको जब केन बेतवा किसको फायदा हुआ? आप तो बता रहे हो जो जमीन 50,000 में बिकती थी वो 5-5 लाख में बिक रही है, तो बिक तो तब रही है ना जब किसान बेच रहा है। नहीं, तो फायदा किसको हुआ? रेट की बात कर रहा हूं। जैसे रेट अब आप यहाँ देखो तो यहाँ अलग रेट होगा, 10 किलोमीटर जाइए उसका अलग रेट होगा। तो विकास तो यही है ना कि वो जो किसान जिसके पास पथरीला इलाका था, जो बो नहीं पाता था, फसल नहीं ले पाता था, आज वो 2-2 फसलें ले रहा है और अच्छा खासा कमाई कर रहा है। वो वाकई फसल ले रहा है या नेताओं को, अधिकारियों को, साहूकारों को जमीन बेचने के लिए बाध्य हो रहा है? वो तो आप फील्ड में जाइए, वहां देखिए, सर्वे करिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि 2 फसल ले रहा कि नहीं, पहले से ज्यादा समृद्ध हो गया कि नहीं। यहाँ बड़े बड़े किसान बैठे हैं यहाँ पर जिनकी पहले 100-100 कुंटल होती थी, आज 300 कुंटल। ठीक है, हम इन्हीं के बीच में चलते हैं। अब आखिरी दौर में बातचीत के हैं, 3 सवाल हमें जनता के बीच से लेने हैं। राहुल लोधी जी ने हर सवाल का अपने तरह से बेबाकी से जवाब दिया है, पर फिर भी कोई सवाल जो आपको लगता हो कि मैंने नहीं पूछा पर पूछना चाहिए था, तो ये मौका आपके पास है। आप हाथ ऊपर करें, मेरे साथी यहां मौजूद हैं, हम 3 चुनिंदा सवाल लेंगे, आप हाथ ऊपर करेंगे तो मेरे साथी इनके पास में जाएंगे। क्या बात है, आपके यहां पे लोकतंत्र समाप्त हो गया क्या?
विरोधी हताश होके पलायन कर गए, हताश होके। राहुल लोधी जी के लिए आपके जहन में कोई सवाल टीकमगढ़ जिले के विकास को लेकर, खड़गापुर विधानसभा को लेकर या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो कुल मिला के आप अगले 5 साल के लिए भी कोई उम्मीद मत छोड़ो राहुल लोधी जी के लिए। तो कुल मिलाकर जनता का यह कहना है कि मंत्री की जरूरत नहीं है, हमारा तो विधायक ही मंत्री के बराबर रह लेता है। संतुष्ट है आप? तो आप कह रहे हैं कि मैं भी वही विधायक के रूप में ठीक हूं, मंत्री बनने की कोई हसरत नहीं, ना आपकी ना राकेश गिरी जी की। नहीं, हम लोग तो संतुष्ट हैं। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि बुंदेलखंड का विकास हो, वो हो रहा है, पार्टी विकास कर रही है। फिर पार्टी जिसको चाहेगी, जो ज्यादा पार्टी को लगेगा कि समझदार है, उसको मौका देना चाहिए तो देगी पार्टी। लेकिन हम लोग पार्टी जो काम कर रही है, विकास कर रही है, समझ रहे नहीं, अभी जो पार्टी काम कर रही है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। नहीं, अभी आपने कहा कि पार्टी जिसको समझदार समझेगी उसको मंत्री बना देगी, तो अभी पार्टी मान रही है कि अभी यहां से विधायक तो है पर समझदार नहीं है। नहीं, पार्टी पर जितने मंत्री बनाने थे उतने मंत्री पार्टी ने बना दिए। पिछली बार हरिशंकर जी को मौका दिया था, मैंने बताया आपको। इस बार पार्टी ने बीरेन खटीक जी को केंद्र में मौका दिया। हमें तो पार्टी अलग अलग समय पे मौका देती है। हमें कहाँ बताया? हमने तो पूछा था राकेश गिरी जी से भी, आपसे भी पूछ लेते हैं, भाई खटीक जी ने किया क्या था ऐसा कि किया कि उनको भी नहीं बनाया और उनके साथ साथ बाकी किसी को भी नहीं बनाया? नहीं, उन्होंने, हरिशंकर खटीक जी जब मंत्री थे तो उन्होंने अपने पूरे विधानसभा और पूरे टीकमगढ़ जिले का विकास बहुत किया। ITI कॉलेज ले आए, बहुत सारे काम किए उन्होंने अपने रहते। लेकिन इस बार अगर मंत्री नहीं बनाए तो इसका कारण ये नहीं है कि उनमें कोई काबिलियत की कमी है, वो काम नहीं कर पाए। विधायक तो सब हैं, जितने पार्टी में विधायक हैं उसमें से कोई भी मंत्री बन सकता है। ये नहीं कि काबिलियत किसी की कम है, किसी की ज्यादा। अच्छा, ये आपकी कमाल की पार्टी है, मतलब काम बहुत बेहतर करते हैं पर फिर भी मौका नहीं देते हैं। ऐसा कमाल आप लोग कैसे कर लेते हैं? तो आपका जो हेड होगा पत्रकार, एक ही तो होगा हेड, 4 तो होंगे नहीं हेड। मंत्री भी 30 ही बन सकते हैं, तो 30 से ज्यादा बन नहीं सकते। अरे भाई, तो हम लोग जितने बन सकते थे उनको मौका मिल गया। मैं एक और सवाल करता हूं राहुल जी, जब आप इस पे हैं ही, जब आप 165 थे तब भी उसमें हरिशंकर जी मंत्री थे, 165 विधायक थे 230 की विधानसभा में, और अब जब बमुश्किल मांगे मुंगे से 125 भी ना हो पाए हैं तो भी हरिशंकर जी भी नहीं। और आप इधर मेरे को ले जाना चाहते हैं, उधर मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, तो राहुल जी का कहना है कि जहां मैं जाना चाहूंगा मैं वहीं जाऊंगा, और राहुल जी ने हमें बताया कि मैं खड़गापुर में चुनाव लड़ने ही जाऊंगा। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। युवा नेता है राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, ना कि जवाब से बचने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव में भी वह इतनी ही दमदारी के साथ, इतने ही जज्बे के साथ जनता के बीच जाएंगे और जनता का विश्वास पाने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो टीकमगढ़ को चुना आपने और इतना अच्छा कार्यक्रम लाइव जो कर रहे हैं आप, इससे बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, जनता को भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। और आप भी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी जनता को सुनने को मिल रहा है कि क्या आगे, वो भी उम्मीद लगाए, मतलब जनता ने जो हम लोगों से उम्मीद लगाई होगी, जो वो हमसे नहीं पूछ पा रही होगी, वो आपके माध्यम से पूछकर जो आपने जनता को बताया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चुनाव के पहले एक और कार्यक्रम यहाँ टीकमगढ़ जिले में करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राहुल जी से वादा रहा, हम चुनाव से पहले एक बार फिर आएंगे वोट यात्रा लेकर टीकमगढ़ में। आगे की कार्रवाई के लिए सोनल जी। थैंक यू सर, और बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका भी। और अब जो कि हमारी परंपरा है, स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरिभूमि के दिनेश त्यागी जी को, जो कि भोपाल से चलकर हमारे बीच यहाँ आए हैं और इस संवाद 2023 टीकमगढ़ संस्करण को सफल बनाने के लिए लगातार अपना सहयोग कर रहे हैं। दिनेश त्यागी जी, हरिभूमि के हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं।
और ये सम्मान का सिलसिला सिर्फ यही नहीं खत्म होगा। हमने अभी सिर्फ नेताओं की बात की है, जनप्रतिनिधियों की बात की है, जिन्होंने टीकमगढ़ क्षेत्र के लिए काम किया, विधानसभा के लिए काम किया, उन नेताओं को तो सम्मानित किया, लेकिन जो बिना किसी लाभ के पद पे रहते हुए भी समाज की सेवा कर रहे हैं, टीकमगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, उन सबको भी सम्मानित करना बहुत जरूरी है। और हरिभूमि आईएनएच परिवार सामाजिक सरोकार के लिए खबरें लिखता रहा है, खबरें दिखाता रहा है। आपने आज ये जो कार्यक्रम में आप यहाँ मौजूद रहे, तो जाहिर तौर पर ये कार्यक्रम टीवी पर लाइव तो दिखाया ही गया, पुनः इसका प्रसारण भी होगा, जिसको आप सभी एक बार फिर से देख सकेंगे। राकेश गिरी जी जो हैं उनको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं सम्मान के लिए। आप मंच पर आएंगे। जो यहाँ के विशिष्ट लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में जिनका हम सम्मान करने जा रहे हैं, उनके लिए अन्य अतिथि जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, जो तमाम विशिष्टगण हमारे साथ मौजूद है, सभी मंच पर आमंत्रित हैं इस सम्मान के लिए। तो सामाजिक संगठन, वो संस्थाएं जो बिना किसी लाभ के सेवा कर रही हैं लोगों की, अब उनके सम्मान की बारी है। सबसे पहले इसके लिए मैं मातृ शक्ति संगठन को आमंत्रित करना चाहूंगी। ये वृद्धाश्रम चला रहा है गवर्नमेंट से बिना किसी हेल्प लिए, और साथ ही साथ गरीब बच्चे, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शादी, ये सब के लिए। इसके लिए मैं संध्या सोनी जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, जो कि हमारे बीच मौजूद हैं, और निस्वार्थ भाव से वो जिस तरह से सेवा कर रही हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है, और वृद्धा आश्रम चला रही हैं, पुण्य का काम कर रही हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आप समाज की सेवा करती रहें। जोरदार तालियां यहाँ पर होनी चाहिए। जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब बीजेपी के नेता मंच पे होते हैं तो आवाज तेज आती है, अब तो बचे ही आप लोग वो हो, कम से कम जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके लिए तो बजाइए आप लोग। तो मातृ शक्ति संगठन, वैसे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आपने खूब सुना होगा कि बहुएं खराब होती हैं तब जाके सास ससुर को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है, लेकिन ये जो दो महिलाएं चला रही हैं वृद्धाश्रम, ये भी महिलाएं ही हैं, तो बहुत जोरदार तालियां एक बार फिर से होना चाहिए इनके लिए भी, कि सब एक से नहीं होते। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी समाज सेविका डॉक्टर प्रीति सुरेन परमार जी को, जो कि उपभोक्ता फोरम की सदस्य भी हैं। साथ ही साथ इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया, वो ये कि जो विवाह के बाद विच्छेद हो जाता है परिवार में, लगभग 138 परिवार हैं जिनको मिलाया है, जिनको एक किया है, और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें योगदान दिया है। जोरदार तालियां डॉक्टर प्रीति सुरेन परमार के लिए, कि जो बिखराव में जा रहे हैं परिवार, उनको जोड़ने का काम कर रही हैं। न सिर्फ परिवार को जोड़ रही हैं, 6 रेप विक्टिम्स जो लड़कियां हैं उनको आत्महत्या करने से रोका है इन्होंने, पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रही हैं। स्टडी विथ नेचर की संस्थापिका भी हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। इसके अलावा मैं बुलाना चाहूंगी एक बहुत महत्वपूर्ण शख्स को। हम खूब मेहनत करते हैं, लोग अपने बच्चों को तैराक बनाते हैं, विदेशों तक में वो प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, मेडल जीतते हैं, लेकिन हमारे बीच एक ऐसा शख्स मौजूद है टीकमगढ़ का, जिसे कोई मेडल तो नहीं मिला, लेकिन उसने जो काम किया है वो शायद किसी विश्व प्रसिद्ध तैराक ने ना किया हो। 150 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है निःशुल्क रूप से। अजय कुमार रजक जी, जोरदार तालियां। युवा है, परिवार की जिम्मेदारी की वजह से वो यहां से जा नहीं पाते, लेकिन जोरदार तालियां अजय कुमार रजक जी के लिए होनी चाहिए, जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रहे हैं। 150 से ज्यादा लोगों की जान अब तक तैरकर बचाई है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए। और बी क्लब के अब जो बी क्लब संस्था है, यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगी सूर्य प्रकाश खरे जी को, हमारे बीच मौजूद हैं। गरीब महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार की व्यवस्था करा रहे हैं, शिक्षण की व्यवस्था वो संभाल रहे हैं उनकी, और ये सराहनीय काम है बी क्लब की तरफ से। बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप ये काम कर रहे हैं इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बिना किसी लाभ के और स्वार्थ के गरीब महिलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। पार्टियां आती हैं, चुनाव आते हैं तो फिर लालच देते हैं,
इतने पैसे देंगे रोजगार मिल जाएगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो असल काम कर रहे हैं। इस वक्त जो मंच पर मौजूद हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं ताउम्र। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का भी जो इस वक्त मंचासीन है। बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया।